इस माली साल के पहले 5 माह में जो तनख्वाहदार तबका है ऑलरेडी उसने कुछ 200 अरब रुपए का टैक्स अदा कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एफबीआर की कारकर्दगी की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि जो आपकी तनख्वाह के ऊपर टैक्स कटता है, जिस इदारे में आप काम करते हैं एट सोर्स वो कट जाता है और उसमें एफबीआर का कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। जो कंपनी इदारा आपका टैक्स काटता है वो सीधा एफबीआर के पास चला जाता है। इसी तरह से सेल्स टैक्स हो, विद होल्डिंग टैक्स हो, इस तरह के जो टैक्सेस हैं उसमें एफबीआर का कोई इतना अमल दखल नहीं होता। और जो हम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं वो रज़ाकाराना तौर पर भरते हैं लोग, और फिर कुछ के ऑडिट्स भी होते हैं, और जब ऑडिट्स होते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली एफबीआर की कारकर्दगी का पता चलता है। तो मुझे इस बात पर शहबाज, आपको याद होगा कि शादी जो एफबीआर के चेयरमैन भी रहे, और उनकी जो असेसमेंट थी उनका ये कहना था कि अगर आज एफबीआर को ख़त्म कर दिया जाए तो जो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन है उसमें सिर्फ हार्डली 3 से 5% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा टैक्स का निज़ाम है ऑटोमेटिकली वो जो टैक्स है वो इकट्ठा हो रहा होता है। तो एफबीआर का उस तरीके से कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इन्फोर्समेंट की बात आती है, बाकी स्टेप्स की बात आती है, तो वहाँ पर लगता ये है कि एफबीआर की कोई कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी तक इसमें हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर सके, बावजूद इसके कि बहुत से एफबीआर चेयरमैन भी आए, इस्लाहात भी आई। कामरान, मैं शबर जैदी साहब की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता कि जी एफबीआर को बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली सारा टैक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ऑलमोस्ट 96-97% जो टैक्स है वो या विद होल्डिंग टैक्सेस से आ रहा है, या आपकी इनडायरेक्ट आपकी कलेक्शन हो जाती है जीएसटी की मद में, या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की मद में आ जाता है। तो एफबीआर का अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 से 3% इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि उन्होंने किसी का ऑडिट कर लिया, किसी को कोई टैक्स नोटिस भेज दिया, किसी के रिटर्न्स में से कुछ उनको मिल गया, तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन उस हद तक होती है। अब ये बात कि आप एफबीआर को बंद कर दें और बाकी 97% आ जाएगा, वो ऐसा होता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने एक सिंबॉलिक बुनियादी तौर पर बात की थी कि हमारे यहाँ जो एफबीआर की जो कारकर्दगी है वो कैसी है। मतलब हमारे यहाँ होना तो यही चाहिए ना कि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि अगर ऑटोमेटिकली खजाने में पैसा आ रहा है वो तो बात ठीक है। असल इशू ये है कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, जहां पर टैक्स लगना चाहिए वहां पर एफबीआर का असल में किरदार आता है, तो वहां पर वो हमें उतने एक्टिव नजर नहीं आते। एक जो बात है ना शहबाज जैदी साहब करते हैं, ये हुकूमत में और लोग भी करते हैं। अब तो बात यहां तक हो रही है कि अभी हमने इनको नई गाड़ियां भी लेके दे रहे हैं, जनवरी से ऑनवर्ड गालिबन मार्च तक नई गाड़ियां इनको मिल जाएंगी। काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। ऑस्टेरिटी कमेटी ने जो रूल्स को रिलैक्स करके तकरीबन 1100 नई गाड़ियां खरीदने की इजाजत भी दे दी है आज से 8-10 दिन पहले। तो फिर तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फिर भी टैक्स कलेक्शन ना बेहतर हुई तो फिर एफबीआर को बंद कर देना चाहिए। एक और काम भी उन्हें करना चाहिए, जो एफबीआर के लोग रिपोर्टिंग करते हैं उनको भी थोड़ा इंसेंटिव दें ताकि वो भी जरा पॉजिटिव रिपोर्ट करें। जहां इतनी गाड़ियां खरीद लें, थोड़ी सी और गाड़ियां खरीद के उन रिपोर्टर्स को भी दे दें। मसला ये है कि अच्छी रिपोर्टिंग करें। जो गाड़ी उनको मिले मेरे पास उससे बेहतर गाड़ी का फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो असल इनकी बात है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जो गाड़ियां और सैलरी वाली बात है ना, ये आप उनको जो एचआर के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से उस हद तक तो ये बात ठीक है कि आप उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि गाड़ियों देने से और गाड़ियों के देने से या फिर तनख्वाहें बढ़ाने से एफबीआर की कलेक्शन बेहतर हो जाएगी, वो नहीं होगी। वो जब गाड़ियां उनको मिल जाएंगी उसके बाद भी वैसे रहेगी। थोड़े से मेरे नंबर्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, 5 माह का डाटा हम आपके सामने लेके आए हैं सैलरी क्लास का। अब हमने इस दफ़ा ये एजेंडा बनाया हुआ है अपना कि हर महीने तकरीबन हम आपको बताएंगे कि हमने कितना हमने टैक्स अदा किया और बाकियों की क्या सूरत हाल है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि जून से लेकर अब तक मेरा यही मौक़िफ़ है, जब ये बजट लगा था, कि सिवाय सैलरी क्लास के इस मुल्क में कोई और टैक्स नहीं देता उस तरीके से जिस तरीके से सैलरी क्लास से ज़बरदस्ती ले लिया जाता है। सैलरी क्लास ने 198 अरब रुपए का टैक्स दिया 5 माह में, जो पिछले साल के जो 5 माह हैं उसके मुकाबले में 72 अरब रुपया या 57% ज्यादा है। ये वो कलेक्शन है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसके अंदर भी 3-4 कैटेगरीज हैं। जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने तकरीबन 85 अरब रुपए का टैक्स दिया है, उनकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशन में 42% का इजाफा हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं जिसमें हम सब लोग फॉल करते हैं, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है तकरीबन 59 अरब रुपया है, 56% इजाफा हुआ है 5 माह में। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने 33 अरब रुपया दिया है और उनकी कंट्रीब्यूशन में 109% इजाफा हुआ है। और जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने कोई 20 अरब रुपए का टैक्स दिया और उनकी कंट्रीब्यूशन में 71% का इजाफा हुआ है। अब ये ओवरऑल एक सिनारियो, ये तो हमारा अपना मुद्दा जो हमने आपके सामने रख दिया, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है।
हमेशा की तरह वो ताजिर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है एफबीआर के साथ, या कुछ उसमें से हर कुछ ऐसे हैं ज्यादातर जो नॉन रजिस्टर्ड है, उन्होंने, ये हम बात ताजिर दो स्कीम की नहीं कर रहे, कोई इसको ताजिर दो स्कीम के साथ कंफ्यूज ना करे जहां पे चंद लाख रुपए टैक्स आया था। ये है वो टैक्स जो विद होल्डिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। एक ताजिर जो है किसी होलसेलर से जब कोई चीज खरीदता है और वो नॉन फाइलर है तो 2.5% टैक्स पे करता है। उसने जो 5 माह में टैक्स पे किया 13 अरब रुपया दिया है सिर्फ। सैलिड क्लास का 198 अरब रुपया, ये जो ताजिर हैं इन्होंने 13 अरब रुपया दिया है। और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है सबकी मिला के एम्प्लॉइज की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और प्राइवेट सेक्टर के, वो इनसे कोई 1423% ज्यादा है। ये एक चीज होगी। अब दूसरी बात जो है इन्फोर्समेंट, जिसका भी कामरान भी जिक्र कर रहे थे कि हमेशा कहा जाता है कि एफबीआर के पास बेतहाशा डाटा है। आपने कितनी गाड़ियां खरीदी सानू पता है, ऐसे थोड़े पीछे आ रहे हैं। आपने घर लिया हमें पता लग गया, हम नहीं आपको छोड़ेंगे। अच्छा, आपने बैंक में ये पैसा पड़ा हुआ हमें पता लग गया, अब रिजल्ट देख लीजिए। जो 5 माह का इसमें जो डाटा है उसके मुताबिक 26 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है जो एफबीआर अपने ऑडिट के जो उसकी एफर्ट है, जिसको कहते हैं इन्होंने डिमांड किया टैक्स, खुद इन्होंने जाके कहा कि आपका ये टैक्स बनता है। उस मद में इनको 26 अरब रुपया मिला है। कहने को तो 26 अरब रुपया ये भी एक अच्छी खासी रकम है, लेकिन जरा इसका कंपैरिजन देख लें पिछले साल से। पिछले साल के जो 5 माह थे उसमें 31 अरब रुपया पे किया इन्होंने, एफबीआई ने लिए थे थ्रू डिमांड। अब 31 अरब के मुकाबले में इस साल हुआ है 26 अरब, 16% कमी। कामरान, ये है वो एक जो इसकी एफबीआर की एफर्ट की जो हम बात कर रहे हैं। मैंने कुछ हुकाम से इस हवाले से बात की कि जी इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, ये तो चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, बजाय कि आप अपनी जो कैपेसिटी को बेहतर करें, बेहतर ऑडिट करें, आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जिसके बाद हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि वो जो टैक्स लेना होता है हमने थ्रू डिमांड, वो मुश्किल हो गया। मैंने कहा कैसे मुश्किल हो गया? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि जो आप लॉज हैं उसको फॉलो करें जब आपने किसी के बैंक से पैसे निकालने हैं। होता यह है कि जब टारगेट मंथली मीट नहीं होता तो एफबीआर आपको एक नोटिस देता है कितने बजे, 3:28 पर, और 4 बजे आपके बैंक से जाके पैसा निकाल लिया जाता है। ये मैं हेर से नहीं कह रहा, ये मेरे सामने एक जजमेंट पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की। अब ये 2022 की जजमेंट है, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ है, और एक पाकिस्तान एलएनजी कंपनी जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई, और वहां पे जो जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि जो एक ऑर्डर इशू होता है, कमिश्नर अपील करता है एफबीआर का, वो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर, टैक्स पेयर को नहीं मिला, वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है 3:28 पर 9/3/2022 को, ठीक है। और उसी दिन 4 बजे बैंक से जाके उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत एक इसका इनके रिमार्क्स हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब के। उन्होंने लिखा है, द कोर्ट वुड लाइक टू ऑब्जर्व दैट द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग टैक्स ऑफिशियल्स टू यूज स्टेट पावर टू मीट फिक्स्ड फंड रेजिंग टारगेट्स मस्ट एंड। तो अब इसको अगर एफर्ट कहते हैं तो फिर एफर्ट बुरी है। इसके अलावा एक और जो इनका जो रिटर्न्स वाला भी जो एक इशू है, अब उसमें चूंकि इस दफा थोड़ा सा ना, जब ये नए चेयरमैन आए थे तो इन्होंने एक फैक्टर ऑफ फियर क्रिएट करने की कोशिश की थी। मीडिया ने भी उनको सपोर्ट किया, चले कम से कम कुछ लोग डर के टैक्स देना शुरू कर दें। इन्होंने कहा था कि हम नॉन फाइलर की जो टैक्स की कैटेगरी है उसको खत्म कर देंगे। तो उस केस में चूंकि लोगों को लगा कि वाकई खत्म हो जाएगी तो वो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाएंगे, तो इनको अच्छा खासा पैसा आया जो इसको कहते हैं एडमिटेड टैक्स। ये वो नहीं है जो डिमांड करते हैं, ये ऐसे कि आप रिटर्न फाइल करने गए अपनी पोर्टल के ऊपर, जब आपने अपने उसमें डिटेल्स डाली तो आपके फॉर एग्जांपल आपको 15 करोड़ रुपया टैक्स देना है, तो आपने उसको एडमिट किया और उसको पे कर दिया। इस मद में 145 अरब रुपया इकट्ठा हुआ 5 माह में, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 50% ज्यादा, और कुछ 56 लाख के रिटर्न है। बट यहाँ पे भी एक कैच है, आपने एक फियर फैक्टर क्रिएट किया, आपने कहा हम कानून में तरमीम करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक भी कामरान उस कानून में तरमीम नहीं हुई। और ये डिटेरेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ के इंसेंटिव्स दे करके कोशिश की जाए कि कारकर्दगी बेहतर की जाए, इस पर मुझे एक थोड़ा सा एतराज़ है। ठीक है, पाकिस्तान में हालिया जो मुआशी मामलात हैं उसमें महंगाई की वजह से हर तबका मुतासर हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल मुतालबा करें कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, बट मुझे ये समझ नहीं आती कि जो भी आप, मसलन मैंने सहाफ़त का शोबा ज्वाइन किया, उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन करते हो, आपको पहले से पता होता है कि ये फैसिलिटीज़ होंगी, इतनी आपकी सैलरी होगी,
और किसी ने आपको कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के नहीं कहा कि आपने इस इदारे में काम करना है, तो ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। वाइल आप अपना कंटेस्ट करें केस के जी आपके फैसिलिटीज कम है, तनख्वाह थोड़ी है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि अच्छा मेरी जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ती मैं तो काम नहीं करूंगा। ये थोड़ा सा आई थिंक अप्रोच जो है इसको भी देखने की जरूरत है। और अगर जो आप कह रहे हैं कि एक फैक्टर ये भी है कि शायद लगता है क्योंकि FBI के अंदर जो ऐसा शोबा है कि करप्शन के इल्जाम भी लगते हैं, तो अगर आप इंसेंटिव्स देंगे उनको तो लोग डिस्करेज होंगे। डू यू थिंक ये इससे फर्क पड़ सकता है? मतलब ये अगर आप इंसेंटिवाइज करके गाड़ियां दे के ऑफिसर्स को कि उनकी कारकर्दगी बेहतर, वो करप्शन भी नहीं करेंगे, उनकी जो आउटपुट है वो भी बेहतर हो जाएगी। देखिए कामरान, जब ये सिविल सर्विस के एग्जाम देके यंग बच्चे और बच्चियां फील्ड में आते हैं तो उनकी बड़ी एम्बिशंस होती हैं, उनको बड़े उनके ख्यालात ऊंचे होते हैं। वो एज ऐसी होती है ना जिसमें बंदा करता है कि वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली, अब अगर आप आर्मी का सिस्टम देखें ना, आर्मी में अगर किसी की इंडक्शन हो जाती है तो उनका पूरे मुल्क के अंदर एक निज़ाम है। वो आर्मी के लोग जहां पे पोस्ट होंगे उनकी फैमिली के लिए घर मिलेगा उनको, उनकी जो जवान है अनमैरिड है उनके लिए अलहदा वहां पे एकोमोडेशन होगी, उनकी जरूरियात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ये जो एक इंस्टीट्यूशन बनता है ना उसमें ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब ये जो यंग जो बच्चे और बच्चियां आते हैं फील्ड के अंदर, वो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर है या ऑफिसर है वो खातून, या वो कस्टम के, वो बड़े अपने आप को फील करते हैं कि हम कुछ करेंगे। तनख्वाह उनको मिलती है 70-75 हज़ार रुपया। अब फिर उनको जब ये कहा जाता है, ठीक है स्टार्टिंग सैलरी हमारी भी शायद उस वक्त ज्यादा भी नहीं थी जब हमने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था, बट द पॉइंट हियर इज के फिर उनको, एक बंदा है वो इस्लामाबाद में रहता है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है कराची में, तो वो जो FBR का ऑफिसर है जब वो कराची जाता है तो उसको वहां पे घर नहीं मिलता। उसको फिर उसकी जो सैलरी होती है अकोमोडेशन के मद में उसको पैसे काटे जाते हैं, फिर उसके जो दूसरे उसके जो मेस होता है उसके पैसे काटे जाते हैं। तो इस तरह फिर उनकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ें जेन्युइनली होनी चाहिए, जैसे अकोमोडेशन ऑफिसर्स को मिलनी चाहिए। अब अगर उसका वो कराची में वो पोस्ट है किसी जगह पे और उसका घर कहीं पे है जो उसको अकोमोडेशन मिली है और उसने सी पोर्ट के ऊपर जाना था, ट्रैवलिंग कॉस्ट उसकी है, तो वो उसको अगर मिलनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ठीक है वो होनी चाहिए, इसको मैं फैसिलिटेट करने का कहता हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ से आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरा ये चीज़ है कि आई थिंक अब जो किसी ज़माने में सिविल जो सर्विस है वो बड़ी अट्रैक्टिव हुआ करती थी। आजकल के दौर में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप्स हैं, लोग तो अब इतना इंतजार नहीं करना चाहते। जो यंग, मेरे ख्याल में जो ब्रिलियंट लोग हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो सिविल सर्विस में जाके इंतजार करें 30-35 साल के बाद वो किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। जो आई थिंक ब्रिलियंट हैं वो लोग 30 की एज में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। आई थिंक, या मतलब मैं तो, अगर कोई यंग लोग देख रहे हैं उनको इतना शौक, उनको पता है कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो बेहतर है कि इतनी आपने मेहनत करनी है कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाके करें, आपको ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा। प्रेस्टीज होती है, आपकी बात ठीक है। किसी दौर में ये होता है कि जजेस की सैलरी ज्यादा नहीं है, चूंकि एक प्रेस्टीज है इसके साथ वो सर्व करते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सैलरी ज्यादा नहीं होती थी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी ज्यादा नहीं होती थी। अब उनकी तनख्वाहें भी जो है वो मार्केट के ऊपर आगे बढ़े। नाज़रीन, इसमें दो मौक़िफ़ है। एक तो बात बड़ी सीधी सी है, जो तो HR की इम्प्रूव लिए और जो किसी भी ऑफिसर को सर्व करने के लिए उसकी जो नीड्स हैं वो जरूर पूरी की जाए। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ। मैंने इनके फील्ड ऑफिस का विजिट किया, वहां पे तो चीफ कमिश्नर का जो दफ्तर होता है वो तो शायद एक किसी लैंडलॉर्ड का ही दफ्तर होता है, बाकी जो उसके इर्द गिर्द के जो उनके ऑफिस होते हैं वो उनकी कोई अच्छी उनकी जो कंडीशन है वो नहीं होती। हैविंग सेड दैट, 340 अरब रुपए का जो टैक्स का शॉर्टफॉल है वो FBR का आ चुका है। ये महीना काफी जो है इंपॉर्टेंट है FBR के लिए, क्योंकि IMF ने ये कहा हुआ कि दिसंबर के बाद हम देखेंगे कितना शॉर्टफॉल है, फिर बजट के ऊपर बात होगी, जिसको लोग तो मिनी बजट कहते हैं। मैं आपको कहता हूं ये मिनी नहीं, एक नया ही बजट आएगा लगता है। अभी तक जो टैक्स कलेक्शन FBR की दिसंबर के जो पहले 2 हफ्ते रहे बहुत ही बुरी है। मैं नंबर नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, मुझे पता है, मैं कुछ ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लोगों के लिए नहीं क्रिएट करना चाह रहा। वेट करेंगे 31 दिसंबर का। बहरहाल जो हदफ है इनका इस माह का वो 1374 अरब रुपए है तकरीबन, और उसके अभी ये 1/3 के करीब भी ये नहीं पहुंचे। मुश्किल टारगेट है। देखना भी ये है कि क्या जो चेयरमैन FBR और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो उनकी कमिटमेंट्स हैं कि जी हम ट्रांजैक्शन से जो है वो और इन्फोर्समेंट को बेहतर करके हम टैक्स कलेक्शन को बेहतर कर लेंगे, वो अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामरान के चाइना के विजिट की, वो चाइना से क्या लेके आए हैं। स्टे विद अस।